हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे पूरी एनर्जी के साथ और इस चैप्टर को बहुत जल्द खत्म करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो चैप्टर ले रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जो हमारी सीरीज का सबसे पहला चैप्टर होने वाला है, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। आप जानते हो इक्विलिब्रियम आपके पास दो टाइप का आता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इससे पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक करेंगे दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत आसान है, ठीक है, आप सबको आता भी होगा, लेकिन अपन उसे जल्दी से रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है केमिकल रिएक्शन। कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन अपन बहुत सारी पढ़ते हैं, अपन ने ऑर्गेनिक पढ़ी है, इनऑर्गेनिक पढ़ी है, कई सारी रिएक्शन पढ़ी है, लेकिन जब ये डिफाइन करने को आता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वहां पर जाकर अपन चुप हो जाते हैं, यार क्या होती है यार केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को अपन कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में किस तरह का चेंज आया उसे अपन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। किसी केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो भी सिंबॉलिक में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, तो उसे अपन ने क्या बोल दिया, केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, की कौन कितने टाइप की हमारे पास केमिकल रिएक्शन आती हैं, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अपन ने केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, की फिजिकल स्टेट क्या है, इसके बेसिस पर हमने केमिकल रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया। हमारे पास पहले आया होमोजीनियस रिएक्शन और दूसरा आया हेट्रोजीनियस रिएक्शन। नाम से समझ आ रहा है होमोजीनियस मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में होंगे, या तो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होंगे, या सारे के सारे लिक्विड स्टेट में होंगे, या सारे के सारे गैसियस स्टेट में होंगे। मतलब इनकी फिजिकल स्टेट, जितने भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, उनकी क्या होने वाली है, सेम फिजिकल स्टेट होने वाली है। तो होमोजीनियस रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज में हो। दूसरा हमारे पास आता है, या फिर अपन होमोजीनियस का एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। यहाँ पर आप रिएक्टेंट बात करोगे तो रिएक्टेंट N2 और H2 हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, ये सब जानते हो ना, नहीं जानते। और ये NH3 हमारा क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो रिएक्टेंट हमारे गैसियस फेस में, यहाँ पे N2 गैस में, H2 भी गैसियस में और NH3 भी हमारा गैसियस में आ रहा है। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे एक फेज में आ रहे हैं, एक सेम फिजिकल स्टेट में आ रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई हमारी, होमोजीनियस रिएक्शन हुई। तो दूसरी जो टाइप की रिएक्शन है वो है हमारे पास हेट्रोजीनियस रिएक्शन। नाम से समझ आ रहा है यार, हेट्रोजीनियस रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज, अलग अलग फिजिकल स्टेट में होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल है हमारे पास जिंक सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव ZNO सॉलिड प्लस CO गैस। तो यहां पर देखो ये जो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट हमारे सॉलिड स्टेट में और दूसरा रिएक्टेंट गैसियस में। प्रोडक्ट देखोगे तो एक प्रोडक्ट हमारा सॉलिड स्टेट में और दूसरा प्रोडक्ट गैसियस है। मतलब अलग अलग फेज में हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। मतलब फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमने केमिकल रिएक्शन को डिवाइड कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। एक टाइप आया होमोजीनियस और दूसरा टाइप क्या आया, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में, और हेट्रोजीनियस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट फेज में होते हैं भाई। तो पहला टाइप हमने पढ़ लिया है। अब दूसरे टाइप पर मूव करते हैं कि दूसरा टाइप हमारे पास कौन सा आता है। दूसरा टाइप है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के बेसिस पर दो टाइप में केमिकल रिएक्शन को डिवाइड किया। पहला है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप सब इन टर्म्स से बिल्कुल वाकिफ होंगे, ठीक है, जाने पहचाने से हैं, बहुत फ्रेंडली टर्म्स हैं जिन्हें अपन कई बार यूज करते हैं। पहला है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें अपन क्या, रिएक्शन क्या हो, हीट एब्जॉर्ब करे,
ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक क्या रिएक्शन क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज इवॉल्व, हीट बाहर निकलती है यहाँ पर, ठीक है। एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि अपन एग्जांपल देखें, इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो सकता है। पहला रिप्रेजेंटेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन का, कि रिएक्टेंट अपने हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, पहला रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है। दूसरे तरीका रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, यहां पर मैं क्या करूं, इस एनर्जी को, इस वाले टर्म को इस साइड लेकर आता हूं, जैसे ही मैं इस साइड लेके आऊंगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट माइनस एनर्जी। और तीसरा रिप्रेजेंटेशन इसका हो सकता है कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, जानते होंगे थोड़ा बहुत, नहीं जानते, एंथैल्पी चेंज जो है वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। डेल्टा एच को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डेल्टा एच होता है हमारे पास हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें एंडोथर्मिक में, तो हमें समझ भी आ रहा है कि ये जो हीट है, ठीक है, ये जो रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या थी, ज्यादा थी, और हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट करेंगे तो ये टर्म क्या आने वाला है, हमारा पॉजिटिव आने वाला है एंडोथर्मिक के लिए। दूसरा देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझ रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें अपन हीट एवॉल्व हो, हीट बाहर निकले, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका रिप्रेजेंटेशन भी अपन तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस एनर्जी, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकल जाए। अब थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ भाई, यहां पर देखो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कुछ एनर्जी ऐड हो रही है तो वो रिएक्टेंट के बराबर आ रहा है, मतलब यहां पर जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है प्रोडक्ट से। दूसरा रिप्रेजेंटेशन, इस एनर्जी वाले टर्म को इस साइड लेके आ जाता हूं, तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है रिएक्टेंट माइनस एनर्जी गिव्स प्रोडक्ट। और थर्ड रिप्रेजेंटेशन एंथैल्पी चेंज के बेसिस पर, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, और इसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि इस केस में हमारे लिए जो हीट ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या है, ज्यादा हीट ऑफ प्रोडक्ट के, और डेल्टा एच जब हम करेंगे हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, तो ये क्या आ जाएगा हमारे लिए, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट में कुछ एनर्जी ऐड कर रहे हैं तब रिएक्टेंट की एनर्जी, और यहाँ पर रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी ऐड हो रही है तो प्रोडक्ट पर आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास हीट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है हीट ऑफ रिएक्टेंट के, और यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा आ रहा है हीट ऑफ प्रोडक्ट के। तो हमारे पास दो बेसिस कर लिए अपन ने केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई करने के लिए। पहला जो हमारा बेसिस था वो था फिजिकल स्टेट, की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप की केमिकल रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन और दूसरा हेट्रोजीनियस रिएक्शन। और ऑन द बेसिस ऑफ हीट दो टाइप की आ रही हैं, एक हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये सब अपन पहले जानते थे भाई। अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये जो थर्ड क्लासिफिकेशन है रिएक्शन का वही हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में भर भर के आने वाला है, ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर थर्ड क्लासिफाई कर रहे हैं अपन केमिकल रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि डायरेक्शन के बेसिस पर हमने केमिकल रिएक्शन को दो में डिवाइड कर लिया। तो इसमें पहला जो हमारे पास आया वो आया रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा आया हमारे पास इररिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन के बेसिस पर दो टाइप की केमिकल रिएक्शन निकल के आ रही है हमारे पास, पहली है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी क्या है, इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सके, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। दोबारा से सुनना, दोबारा से मैंने क्या बोल दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सके, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। That is chemical reaction in which product can be converted back into reactant is called reversible reaction। ये याद रखना है, जैसे कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस
ये रिवर्सिबल का साइन है भाई, मतलब ये आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है, गिव्स 2NH3। तो यहाँ पर अगर आगे देखेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और इस साइड से देखेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें भी जा सकते हैं और ये इसमें भी जा सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा टाइप जो है वो है हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सके, मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। दैट इज केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है कि जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये जो एरो है ना, ये जो एरो है वो मतलब एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये सिर्फ इधर ही जा सकती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, वापस नहीं आ सकती। प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन रिवर्सिबल में ये फैसिलिटी अपन को है। ठीक है, रिवर्सिबल में क्या फैसिलिटी है अपन के पास कि जो प्रोडक्ट है ना वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इर्रिवर्सिबल में सिर्फ एक डायरेक्शन है भाई, एक बार चले गए तो वापस नहीं आ सकते आप। ठीक है, तो ये हमने दो टाइप पढ़ा, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट रिवर्सिबल में हमारे पास आता है कि प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल में अगर बात करें तो प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है यार। ठीक है, मतलब वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एक ही डायरेक्शन है मूव करने का। ठीक है, वापस नहीं आ सकते आप। थर्ड आपके पास है, थर्ड पॉइंट कि दीज रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम अटेम्प्ट करती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम देखा जाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं देखा जाता। दीज रिएक्शन डज नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं देखा जाता है रिवर्सिबल में। जो भी इक्विलिब्रियम देखा जाएगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन में देखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका रिवर्सिबल का वो आता है, reactant are never completely converted into product। reactant कभी भी पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। समझ रहे हो? रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कभी भी पूरी तरीके से जितना आपने रिएक्टेंट लिया वो पूरी की तरह प्रोडक्ट में कभी कन्वर्ट नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन इरिवर्सिबल के केस में अगर बात करें तो यहां पर जो रिएक्टेंट जितना आपने लिया है लगभग सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टेंट आर नियरली कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ज्यादातर जो रिएक्टेंट होता है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास दो टाइप का रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, पहला रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में बात करें कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए उसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो उसे अपन ने क्या बोल दिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड में ही मूव कर सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और इरिवर्सिबल सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना उन्हीं में इक्विलिब्रियम देखा जाता है, वही इक्विलिब्रियम अटेन करती है। इरिवर्सिबल में तो इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं होता यार। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही कन्वर्ट हो जाता है वो तो। और लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा इसमें कि यहाँ पर रिवर्सिबल में रिएक्टेंट कभी भी कंप्लीटली पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, और वहीं इरिवर्सिबल के केस में रिएक्टेंट नियरली कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ज्यादातर जो रिएक्टेंट होता है सारा का सारा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने टाइप ऑफ रिएक्शन में तीन टाइप पढ़ा अलग अलग बेसिस पर। पहला बेसिस बनाया फिजिकल स्टेट, दूसरा बेसिस बनाया अपन ने क्या, हीट, और तीसरा बेसिस बनाया डायरेक्शन। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन से बहुत काम है भाई। ठीक है, इक्विलिब्रियम में या चाहे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो या आयनिक इक्विलिब्रियम हो, दोनों में रिवर्सिबल रिएक्शन का बहुत यूज है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है यार हमारे पास वो है रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की। रिएक्शन की रफ्तार क्या है, रफ्तार बाबा जी का फेवरेट है ना। तो रिएक्शन की रफ्तार क्या है, रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है,
उसे डिफाइन करना। ये जो टर्म है यार वो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स का है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जिसने केमिकल काइनेटिक्स नहीं देखा है वो केमिकल काइनेटिक्स जाके देख ले, उसे समझ आ जाएगा। उसे मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। आप जब अपनी कार से जाते हो, है ना, जाते हो ना, हम नहीं जाते बाबा जी, ठीक है, तो कार से जाते हो तो कार की जो रफ्तार है, कार की जो वेलोसिटी है, वो आप किस तरह से मेजर करते हो कि आपने कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर्ड किया। लेकिन यार ये रिएक्शन है, ठीक है, इसे अपन डिस्टेंस से तो नहीं नाप सकते ना। अपन नापते हैं जब अपन ने रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, तो रिएक्शन को ऑब्जर्व करने पर दो चीजें आई कि यार रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो धीरे धीरे कम होती है टाइम के साथ साथ, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है। तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में नापते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अपन कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज की किसी भी स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है, अपॉन अपॉन टाइम टेकन अपॉन टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस चेंज, की इस चेंज को आने में कितना टाइम लगा है, कितना समय लगा है ड्यूरिंग दिस चेंज। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को अपन कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज अपॉन टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस चेंज, की किसी भी स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है। चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि बढ़ेगा ही। ठीक है, हमें पता है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो किसी भी स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है और उसे कितना टाइम लगा इस चेंज को आने में, उसे अपन ने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन। आप सब जानते हो यार रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है ऊपर और नीचे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स, और टाइम इनवर्स मतलब मिनट भी ले सकते हैं अपन और सेकंड भी ले सकते हैं। तो मैंने इसका यूनिट लिख लिया मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब उसे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास आता है वो है स्टेट ऑफ मैटर, कि आप स्टेट ऑफ मैटर क्या है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर अलग अलग होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग आएगी, रिएक्शन की रफ्तार अलग अलग आएगी। अब ऐसा देखा गया कि जो गैसियस होते हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है, देन लिक्विड, और सबसे लास्ट में सॉलिड। नॉर्मल सी बात है, सॉलिड जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, गैसियस बहुत वेलोसिटी में होती हैं, बहुत रफ्तार में होते हैं यार, उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे ही आए मॉलिक्यूल टकराए उनके बीच में रिएक्शन बहुत विग्रस रिएक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाती है। सबसे ज्यादा गैसियस में देखा जाता है, देन लिक्विड, और सबसे लास्ट में सॉलिड। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास वो है हमारे पास टेम्परेचर। वो क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी या आरएनएस थ्योरी, ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं। एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल। और एक्टिव मॉलिक्यूल आगे जाके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो पैसिव मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहां पर जाकर वो प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और तीसरा जो फैक्टर आ रहा है हमारे पास वो है कॉन्सेंट्रेशन। वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। जनरली ऐसा कह दिया जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, डिपेंड्स ऑन
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आपकी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, उसके बेसिस पर आपका कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आपकी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, इसे पढ़ना है भाई तो केमिकल काइनेटिक्स में चले जाओ। और फोर्थ है हमारे पास कैटलिस्ट। फोर्थ क्या है? कैटलिस्ट। आप जानते हो दो टाइप का कैटलिस्ट होता है, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट, जानते हो ना, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। और नेगेटिव कैटलिस्ट हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? कम करता है बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो दो टाइप के कैटलिस्ट, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा है भाई, रफ्तार को कम कर रहा है, किससे? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर। ठीक है, तो ये हमारे पास चार फैक्टर, स्टेट ऑफ मैटर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और कैटलिस्ट। ठीक है, अब यहां पर हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां पर आकर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, उसकी बात करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझना है तो यहां देखो भाई, यहां देखो मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन है ए गिव्स बी। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, और ये यहाँ पर आर एफ लिख रहा हूं मैं, आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और आर बी मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये समझ लेना भाई कि आर एफ क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नहीं तो आप कुछ और समझ लें, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। कई कई बार तो अपन को ही समझ नहीं आता भाई क्या लिख दिया मैंने ये। ठीक है, ये क्या था? ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर गूगल सर्च करते हो बेटा। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आ रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब तब जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, ए और बी आपस में रिएक्ट करें और सी और डी बनाए, उस टाइम के जब हम रेट देखेंगे तो वो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब सी और डी आपस में रिएक्ट करें और ए और बी का फॉर्मेशन करें, तो उस रिएक्शन की जो रेट होगी वो होगी रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियली मतलब बहुत पहले यार, शुरू शुरू में एट टी इक्वल टू जीरो पर, इनिशियली अगर बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना, रेट ऑफ बैकवर्ड, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होगी और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बात करें तो लगभग जीरो होगी, क्योंकि सीओडी हो गई नहीं ना इनिशियली। तो इनिशियली तो हमारे पास रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट तो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे एट टाइम टी अगर बात करें, एट टाइम टी जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगी? कम होना स्टार्ट होगी, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगी जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, रेट ऑफ, ये कब होगा? जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी, वैसे वैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगी। एक ऐसा टाइम आएगा जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बराबर आ जाएंगी। इस स्टेट को क्या बोलता हूं मैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। इस रेट को क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो दोबारा से समझना मैंने इस कहानी में क्या बोला है। हमारे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, इनिशियली अगर बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन लगभग जीरो होगी, क्योंकि सीओडी हो गई नहीं, और सीओडी होगा नहीं तो ए और बी का फॉर्मेशन हो नहीं सकता है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन लगभग जीरो होगी। और जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट होगी वैसे वैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ना स्टार्ट होगी। एक ऐसा टाइम आएगा जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर हो जाएंगे। जितनी रेट से और बी रिएक्ट कर सी और डी फॉर्म कर रहे होंगे, और उतनी ही रेट से सी और डी आपस में रिएक्ट कर ए और बी का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, तो ऐसी स्टेट को, ऐसे टाइम को मैंने क्या बोल दिया? इक्विलिब्रियम स्टेट बोल दिया। इसे अपन एक ग्राफ के थ्रू बहुत आराम से समझ सकते हैं। ग्राफ के थ्रू समझना,
यहाँ पर अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ किस के बीच में बना रहा हूँ, मैं रेट के बीच में बना रहा हूँ, यहाँ रेट है और यहाँ मेरे पास टाइम है, क्या है, टाइम है, समय है, ठीक है। सपोज ये जो स्टेट है ये मैं मान रहा हूँ यहाँ पर आकर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, ये क्या है भाई, ये इक्विलिब्रियम स्टेट का मान लेता हूँ, ये मेरा है इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ पर आके इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, गिरना स्टार्ट होगी, कम होना स्टार्ट होगी, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगी, कम होना स्टार्ट होगी, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी। एक ऐसा टाइम आएगा इन दोनों की रेट बराबर हो जाएगी, यहां पर आकर स्टेट को क्या बोलेंगे अपन, एट इक्विलिब्रियम, की ये क्या आ गए भाई, इक्विलिब्रियम पर आ गए, यहाँ पर हमारी रिएक्शन क्या आ गई, इक्विलिब्रियम पर आ गई। ये हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमारी रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा इफेक्ट उसका सीख लेते हैं यार, किसका सीख लेते हैं, कैटलिस्ट का सीख लेते हैं कि कैटलिस्ट हमारा किस तरह से अफेक्ट करता है। जब आप इसमें रिएक्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाते हो तो ये जो टाइम है, याद रखना ये जो टाइम आया है, इस टाइम को अगर मैं देखूं, ये है टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम को अटेन करने में कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा है भाई, ठीक है। अब आप यहां पर अगर रिएक्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट को मिला देते हो तो पॉजिटिव या नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है वो, ठीक है। वो क्या करता है, जो टाइम टेकन है इक्विलिब्रियम को अचीव करने में जो टाइम लग रहा है उनको अलग अलग कर देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जल्दी से ले आता है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर डालोगे तो यहां पर इक्विलिब्रियम को जिस तरह से आ जाता है, यहां पर ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया तो नेगेटिव कैटलिस्ट इस रिएक्शन को जो टाइम लिया है इक्विलिब्रियम को अचीव करने में वो थोड़ा सा देर से अटेंड करता है। ये हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी रेट जहां पर इक्विलिब्रियम है, मतलब ये यहां पर आकर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक, की इक्विलिब्रियम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है भाई, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या खास बातें होती हैं वो तो बता दो। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है हमारे पास कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना वो डायनेमिक नेचर का है। यहां पर आकर रिएक्शन रुकी नहीं है यार, ये जो रिएक्शन है ना ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो ये रुकी नहीं है इस इक्विलिब्रियम पे आकर, जितनी रफ्तार से ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं उतनी रफ्तार से सी और डी मिलके ए और बी बना रहे हैं। मतलब यहां पर जितनी रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन की आती है उतनी रेट बैकवर्ड डायरेक्शन की आ जाती है, ठीक है। जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उतना ही रिएक्टेंट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डायनेमिक नेचर होता है, रुकी नहीं है रिएक्शन। ये याद रखें कि यहाँ पर ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना वो डायनेमिक नेचर का है, स्टैटिक नेचर का नहीं है, डायनेमिक है, ठीक है। जितना रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का उतना रेट बैकवर्ड डायरेक्शन का है, जितनी रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतनी रफ्तार से प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो डायनेमिक नेचर है, रुकी नहीं है रिएक्शन, ये ध्यान रखें। तो दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये हमारे पास कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड से अप्रोच कर सकते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे कि समझना हमारे पास एक रिएक्शन है 2HI गिव्स H2 प्लस I2, यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। एक तो अपन इस तरह से अटेंड कर सकते हैं, दूसरा ये भी कर सकते हैं कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, दोनों तरीके से हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट ये आता है कि एट इक्विलिब्रियम ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे आकर, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन आ गई है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होगी भाई, वो इक्विलिब्रियम पे आके चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जो स्टेट है वो बनी रहेगी, वो क्या होगी, बनी रहेगी, एक कांस्टेंट रहने वाली है, ये ध्यान रखें। एट इक्विलिब्रियम ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है यार,
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपन। और लास्ट पॉइंट इक्विलिब्रियम का वो ये है कि द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम की जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं जिन्हें अपन मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन है, कलर है, डेंसिटी है, ठीक है, एक्सेट्रा, does not undergo any change at equilibrium state। equilibrium state पर आने के बाद ना आपका concentration चेंज होगा रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, ना आपके रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज होगा, ना आपके सिस्टम का डेंसिटी चेंज होगा, ना आपके सिस्टम का कलर चेंज होने वाला है, कुछ चेंज नहीं आने वाला है इक्विलिब्रियम स्टेट पर आने के बाद। ये ध्यान रखा, सब चीज कांस्टेंट हो जाती है, सब चीज मध्यम मध्यम हो जाती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये इक्विलिब्रियम की कुछ बातें करी यार, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बहुत क्विक रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर अपन ने केमिकल रिएक्शन के क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। पहला क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो दो टाइप की रिएक्शन आई, एक होमोजेनियस रिएक्शन, जो दूसरा हेट्रोजीनियस रिएक्शन। दूसरा क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ हीट, तो वहां पर भी दो टाइप की रिएक्शन आई, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और तीसरा क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो दो टाइप की आई, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिर अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फिर अपन ने बात करी केमिकल इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक रिएक्शन की ऐसी स्टेट होती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर आ जाए, तो उस स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अपन ने उसे ग्राफ के फॉर्म में समझने की कोशिश करी। फिर अपन ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आज यहीं पर अपन विराम दे रहे हैं, ठीक है, इस सभा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास सेक्शन पर बात करेंगे, केपी के केसी में बारे में पढ़ेंगे, केपी केसी में रिलेशन पढ़ेंगे, कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है। बाबा जी आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज लाए, थोड़ा सा सपोर्ट बनता है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।